हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी क्राइम डायरीज। और आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसे सीरियल किलर्स की कहानी है जो कि गैंग में काम करते थे, और काम भी ऐसे कि इन पर बनी मूवी देखकर लोग थिएटर में ही बेहोश होने लगे। वैसे तो इस गैंग का मेन काम डकैती था, लेकिन लूटपाट के बाद शुरू होता इनका असली घिनौना खेल। इस गैंग में आदमी और औरतें दोनों काम करते थे, और डकैती डालने के बाद ये अपने विक्टिम्स का ब्रूटली रेप करते। इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला विक्टिम मेल है या फिर फीमेल। इस गैंग के आदमी औरतों का और महिलाएं आदमियों का रेप करते, और ये घिनौना काम करने के बाद ये अपने विक्टिम्स का गला काट देते, क्योंकि गला काटने के बाद जब विक्टिम तड़पते हुए सांस लेने की कोशिश करता है तो उसके सांस की नली से हवा खींचने की जो एक भारी आवाज आती है वो इन्हें बेहद पसंद थी। ये लोग नेक्स्ट लेवल के रॉबर्स, रेपिस्ट और मर्डरर्स थे। ये कहानी है दांडुपल्या गैंग की। इंडिया के कर्नाटका स्टेट में दांडुपल्या नाम का एक गांव है जो कि बैंगलोर से करीब 1 घंटे की दूरी पर है। ये बात है 1930 की, जब दांडुपल्या गांव में वेंकट स्वामी नाम का एक नया आदमी आया। उसने आते ही गांव में 7 एकड़ जमीन खरीदी। उसके पास अपनी खुद की एक बैलगाड़ी थी और उसके पास बहुत सारे जानवर भी थे। उसे देखकर ही गांव वाले ये समझ गए थे कि ये काफी अमीर है। उस गांव में नए होने की वजह से और अमीर होने की वजह से वेंकट स्वामी गांव वालों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था। वेंकट स्वामी वैसे तो ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं रखता था, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी तो वो गांव वालों की मदद जरूर करता था। उस गांव के ज्यादातर लोग किसान थे, लेकिन वेंकट स्वामी अपने लिविंग के लिए क्या करता था ये उन लोगों में से किसी को भी नहीं पता था। अब ऐसे ही टाइम बीतता चला गया और कई महीनों बाद पुलिस की एक टीम आई और वेंकट स्वामी को गिरफ्तार करके ले गई, जिसके बाद गांव वालों को ये पता चला कि वेंकट स्वामी एक डाकू है और उसके नाम डकैती के बहुत सारे केसेस हैं। और तब जाके गांव वालों की ये पहली सुलझी कि इसके पास इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है। फिर लगभग 3 महीने बाद वेंकट स्वामी जेल से छूट गया और वापस दांडुपल्या गांव आ गया, और इस बार और भी ज्यादा खतरनाक होकर। स्वामी के जेल से छूटने के बाद अब आसपास के इलाकों में बहुत सारे कत्ल होने लगे। स्वामी के 2 दोस्त थे जिनका नाम था मुनियप्पा और हनुमा। स्वामी ने इन दोनों दोस्तों की मदद से एक गैंग बनाई जिसके अंदर आदमी और औरतें दोनों थे। इसके अलावा वो जहां भी वारदात को अंजाम देते उसके आसपास के इलाके से वो टेम्पररी बेसिस पर अपने गैंग के लिए मेंबर्स बनाने लगे, जो कि हर एक वारदात के बाद चेंज हो जाते। अब स्वामी को जेल से छूटे कुछ समय हो गया था, और जेल से छूटने के थोड़े दिनों बाद वेंकट स्वामी ने शादी कर ली, और शादी के कुछ टाइम बाद उसको 4 बच्चे हुए, जिसमें 3 लड़के थे और एक लड़की थी। 3 लड़कों में से नंजरप्पा नाम का एक लड़का स्वामी के पद चिन्हों पर ही चलता है। वो स्वामी की तरह ही डकैतियां डालता है और अपने गिरोह बनाता है, जिसके बाद ये सब आगे ऐसे ही चलता रहता है। इनके आने वाली जनरेशन्स इनके साथ जुड़ने लगती है, और उसके बाद 1996 से 2006 तक इनका आतंक टॉप लेवल पर होता है। इनके गैंग की क्राइम करने की स्ट्रैटेजी एकदम फिक्स्ड थी। सबसे पहले इनकी गैंग की कुछ महिलाएं जाती और वो कुछ घरों की रेकी करती। जो घर उन्हें बाहर से अमीर लगता वो उस घर का दरवाजा खटखटाती और कभी चूड़ियां बेचने वालों की एक्टिंग करती, तो कभी वो अपनी गोद में बच्चा दिखाकर कुछ मांगने की। जब वो घर के किसी भी मेंबर से बात कर लेती तो उसे ये अंदाजा हो जाता कि उसका घर अंदर से कितना बड़ा है, और ये सारी रेकी करने की प्रोसेस लगभग महीनों तक चलती है। वो एक ऐसा घर चुनते जिनके पड़ोसी दूर दूर हो या फिर कम हो। इसके बाद वो देखते कि घर में एंट्रेंस और एग्जिट के कितने दरवाजे और कितनी खिड़कियां हैं, और ये सारी जानकारी लेकर गैंग की औरतें गैंग की लीडर्स के पास जाती, जिसके बाद वो ग्रुप में बैठकर ये डिसाइड करते कि उनका अगला टारगेट कौन होने वाला है। और एक बार जब वो टारगेट फिक्स कर लेते तो वो उससे पीछे नहीं हटते। क्राइम को अंजाम देने से पहले वो अच्छे से देख लेते हैं कि घर के अंदर एंट्रेंस और एग्जिट के कितने सारे रास्ते हैं, जिसके बाद वो एक तारीख फिक्स करते हैं और उस दिन रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही गैंग के मेंबर्स अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, और सबसे पहले वो अपने टारगेट घर के पड़ोसियों के घर के दरवाजे बाहर से बंद कर देते हैं, ताकि जब भी कोई चीख पुकार हो तो उनकी मदद के लिए कोई आ ना सके। उसके बाद वो घर के हर एक एंट्रेंस और एग्जिट पे अलग अलग टुकड़ों में तैनात हो जाते हैं, और आरियां, कुल्हाड़ियां और गैस कटर लेकर घर में रास्ता बनाने के लिए हमला बोल देते हैं। जब घर में दरवाजा तोड़ने की या किसी तरह की कोई आवाज आती तो घर के लोग डर के जाग जाते, और रात के अंधेरे में जब वो ये सब सुनते तो सबसे पहले लाइट जलाने के लिए भागते। लेकिन तब घर वालों को पता चलता कि उनके लाइट के कनेक्शन कट चुके हैं। फिर वो तुरंत मदद के लिए टेलीफोन के पास पहुंचते, और तब उन्हें ये पता चलता कि उनकी फोन लाइंस भी काट दी गई है। जिसके बाद एंट्री होती दांडुपल्या गैंग की।
सबसे पहले गैंग के मेंबर्स सारा कीमती सामान जैसे कि पैसे, गहने ये सब लूटते और एक बार जब सारा सामान इकट्ठा हो जाता तो उसे एक कोने में रख देते और उसके बाद शुरू करते अपना टॉर्चर। सबसे पहले वो विक्टिम्स का रेप करते। औरत, आदमी, बच्चा, बूढ़ा, ना उम्र से फर्क पड़ता ना जेंडर से। गैंग की जो औरतें थी वो विक्टिम आदमियों का रेप करती और घंटों तक रेप करने के बाद वो फैमिली के हर एक इंसान का गला बहुत ही बेरहमी से काट देते और गला काटने के बाद जब आदमी तड़पकर सांस लेने की कोशिश करता और उसकी सांस की नली से हवा खींचने की जो एक भारी आवाज आती वो उस गैंग को और मजबूर कर देती अपने हर एक विक्टिम को मारने के लिए। यानी कि अगर वो किसी विक्टिम को छोड़ सकते थे तब भी नहीं छोड़ते और इस आवाज को सुनने के लिए वो हर एक विक्टिम को मार डालते हैं। फिर चोरी, रेप और मर्डर करने के बाद वो घर से सारा सामान लेकर भाग जाते और उसके बाद उनका सबसे पहला काम होता चोरी किए हुए गहनों को ठिकाने लगाना। चोरी किए गए सारे सामान को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी गंगम्मा की थी। गंगम्मा दांडुपाल्या गैंग की एक फीमेल लीडर थी। ये गंगम्मा ही थी जो सेलेक्ट करती थी कि अगले टारगेट के लिए रेकी करने कौन सी औरत जाएगी और सारा लूटा हुआ सामान भी इसी के कब्जे में रहता था। लूट के बाद सबसे पहले ये अपनी जगह बदलते हैं और अपने आप को सीधा साधा दिखाने के लिए ये कहीं पर काम पकड़ लेते हैं। दांडुपाल्या गांव के आसपास के एरिया में इनका खौफ इतना ज्यादा था कि सरकारी बसें जो दांडुपाल्या गांव की तरफ आती थी वो भी अपना रूट डाइवर्ट करके जाने लगी और कोई भी बस वाला दांडुपाल्या गांव की बस स्टॉप पर नहीं रुकता था क्योंकि सबको पता था कि एक गैंग है जिसके अंदर बहुत ही खौफनाक लोग काम करते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं ये किसी को नहीं पता था। लेकिन फिर साल 2006 में पुलिस वालों को कुछ सोनारों से यानी कि ज्वेलर्स से इन गैंग मेंबर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। ये वो सोनार थे जिनके पास दांडुपाल्या गैंग वाले अपना लूटा हुआ सोना बेचने जाते थे। पुलिस को मिले इस इंफॉर्मेशन के बाद दांडुपाल्या गैंग के बहुत सारे मेंबर्स पकड़े जाते हैं। गैंग के मेंबर्स के पकड़े जाने के बाद उनके ऊपर मुकदमा चलता है, जिसके बाद गैंग के टोटल 13 मेंबर्स के खिलाफ पुलिस बहुत सारे सबूत जुटाने में कामयाब हो जाती है और उन 13 मेंबर्स को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन ये जो पकड़े गए थे वो तो थे गैंग के परमानेंट लीडर्स और जो टेम्पररी बेसिस पर गैंग के लिए काम करते थे वो लोग अब भी बाहर घूम रहे थे। अपने गैंग मेंबर्स और लीडर्स के लिए फांसी की सजा सुनकर ये लोग पागल हो जाते हैं और शहर में वापस से आतंक बढ़ने लगता है, जिसके बाद कोई भी जज इनका केस सुनने के लिए राजी नहीं होता और इसलिए इनका ये केस काफी लंबा खिंचता है। इन 13 गैंग मेंबर्स को फांसी की सजा तो सुनाई जाती है, लेकिन अभी तक इनमें से किसी एक को भी फांसी नहीं दी गई है और ये सारे के सारे अभी भी जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं। जब इन्हें सजा सुनाई जा रही थी तब ये जज पर हमला भी करते हैं और जज और पुलिस वालों को ये धमकी देते हैं कि जिसका भी उनको पकड़वाने में हाथ है उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस पुलिस ऑफिसर ने इन्हें पकड़ा था उसने अपने एक स्टेटमेंट में बोला था कि जब तक मैं सर्विस में हूँ तब तक तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरा और मेरी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा। इस केस से जुड़े हुए पुलिस वाले आज भी इतने डरे हुए हैं कि कई पुलिस वालों ने अपने घर के बाहर 12-12 कुत्ते पाल रखे हैं और अपने घर के चारों तरफ ऐसी फेंसिंग करा रखी है जिसमें करंट दौड़ता है। दांडुपाल्या गैंग का नाम दांडुपाल्या गांव से पड़ा क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे और दांडुपाल्या नाम से साउथ की एक मूवी भी है, लेकिन उस फिल्म की कहानी बहुत उल्टी है और उस कहानी में गैंग मेंबर्स को विक्टिम दिखाया गया है। जिसने ये मूवी बनाई थी उसका कहना है कि पुलिस वालों ने असली दांडुपाल्या गैंग को ना पकड़ कुछ मासूम लोगों को पकड़कर सजा दिलवा दी है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उनको सजा मिलने के बाद से ऐसे क्राइम होने कम हो गए थे और एक वक्त के बाद ऐसे केसेस आने बंद हो गए। तो दोस्तों ये थी कहानी दांडुपाल्या गैंग की। इस कहानी के रिगार्डिंग आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।